हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फुल टेस्ट 2। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक कंडीशंस विल फेवर द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन हमारा ये है A2 प्लस B2। ठीक है, ये दोनों गैसेस मीडियम में है। ठीक है, और इज इक्वल टू X2 गैस। ठीक है, और इसका डेल्टा H रिएक्शन दिया हुआ है -X किलो जूल पर मोल। ठीक है, या X किलो जूल। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है कि मैक्सिमम फॉर्मेशन के, देखिए इसमें हम लोगों को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से जाना पड़ेगा। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निगेटिव में है, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, हम लोगों को लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है? लो टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि प्रेशर का इफेक्ट भी हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है, तो प्रेशर के इफेक्ट में हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, यही हमारा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से ही हुआ है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के हिसाब से प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होता है। ठीक है, मतलब उसको कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, तो पहला तो हो गया हमारा लो टेम्परेचर, दूसरा हो गया हमारा हाई प्रेशर। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। ठीक है, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 52 क्वेश्चन देखिए, द रेट कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन N2O5, रिएक्शन दिया हुआ है N2O5 से 2NO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, इज 1.3 × 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। ठीक है, विच ऑफ द गिवन which equation given below the describe the change of N2O5 with time। ठीक है, N2O5 नॉट है, N2O5 T टाइम पे है। ठीक है, correspond to the concentration of N2O5 initially at time T। ठीक है, अच्छा इसमें क्या कह रहा है कि जैसे अगर हम लोगों को ये सबसे पहले तो हमको ये देखना है रेट कांस्टेंट की यूनिट। रेट कांस्टेंट क्या लिखा है भैया? 1.3 × 10⁻² सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को रेट कांस्टेंट की यूनिट देखना है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट बता रहा है कि ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि रेट कांस्टेंट का यूनिट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है? मोल पर लीटर के पावर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। और टाइम इनवर्स मतलब यहाँ पे टाइम अगर सेकेंड में होता है तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा सिर्फ हमारा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से पता चलता है कि रेट कांस्टेंट क्या है, मतलब ये ऑर्डर कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर। अब हम लोगों को ऑप्शन में देखना है। ठीक है ना, इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर का जो बेसिक फार्मूला होता है AT इज इक्वल टू, है ना, A0 e⁻ KT। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा। अगर हम लोगों को ये देखना है, अगर इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे, A0 को अगर हम लोग इधर रखें, A0 को इधर रख दें और AT, ठीक है, अपॉन e⁻ KT को ऐसे डिवाइड कर दें तो AT इंटू e⁻+ KT हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके का हमारा ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? N2O5 T टाइम पे प्लस KT। ये तो हमारा कोई भी ऑर्डर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो हमारा बी ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या आ रहा है कि N2O5, ठीक है, N2O5 नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू N2O5, ठीक है, T इंटू e⁻KT। ठीक है, इंटू e⁻KT। तो इसी तरीके का हमारा ये भी दिख रहा है ना, यानी कि A0 इज इक्वल टू AT इंटू e⁻KT। ठीक है, नॉर्मली हम लोग रिएक्टेंट का T टाइम पर निकालते हैं तो e⁻KT के ऑर्डर में रहता है, लेकिन हम लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन में घुमा करके ऑप्शन दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग डी को तो देख नहीं सकते क्योंकि डी में हमारा गलत लिखा गया है, N2P5 है, तो N2P5 तो कहीं बात ही नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 बोला जा रहा है द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर्स n और l की वैल्यू दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लोवेस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है ना, तो देखिए एनर्जी लेवल के लिए हम लोगों को n+l रूल लगाते हैं। ठीक है, n+l रूल के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जिसका ज़्यादा n+l वैल्यू होता है उसका ज़्यादा एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को n और l देखना है। तो पहला में अगर हम लोग देखेंगे
तो n प्लस एल हम लोग, हमारे पास क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हम लोग लिखे n प्लस एल इज इक्वल टू 5, है ना। सेकेंड में देखते हैं n प्लस एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। थर्ड पार्ट में देखते हैं तो n प्लस एल कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। फोर्थ पार्ट में देखते हैं तो 3 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसमें n प्लस एल जिसका सेम हो जाता है, पहले तो हम लोगों को n प्लस एल देखना होता है। अगर n प्लस एल सेम हो जाता है, जिसका n ज़्यादा होता है यानी कि जिसका नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होता है उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। तो अगर हम लोग ये देखेंगे तो पहले का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। पहले में n की वैल्यू 4 है, ठीक है, मतलब इसका n प्लस एल 5 है, इसका भी n प्लस एल 5 है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो 4 प्लस 1, इसका n ज़्यादा है, इसका n कम है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा 1, ठीक है, और सबसे ज़्यादा 1, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा आपका 3, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, अब 4 वाले में 2 लोग हैं तो 2 लोग में हम लोग देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे n सबसे ज़्यादा किसका है, n सबसे ज़्यादा किसका है भाई, n प्लस एल 4 प्लस 1 0 और 4 प्लस 1 4 और यहाँ पे 3 प्लस 1 4। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड, ठीक है ना। उसमें 1 लिखा हुआ है, इसमें 2 होगा, ठीक है ना। सेकेंड हो जाएगा, उसके बाद इसमें हो जाएगा हमारा लास्ट 4। 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4, ऐसा कौन सा ऑप्शन है 1 3, और यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है तो हमारा ऑप्शन खैर 1 ही होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 जो है, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन। नोट कीजिएगा, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। पहली बात कि अगर एडियाबैटिक है, ठीक है, एडियाबैटिक है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा यानी कि Q इज इक्वल टू 0, ठीक है। हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो फ्लॉट लगाएंगे, फ्लॉट जानते हैं ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो ये क्या हो गया भैया 0, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा W के बराबर। अब इसमें एक और बात बोला गया है, पहली बात तो आप ध्यान दीजिए, अब इसमें एक और बात बोला गया है फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि P एक्सटर्नल जो है वो 0 है, यानी कि ऊपर से, मतलब अगर मान लेते हैं कोई गैस अगर फ्रीली एक्सपैंड कर रहा है तो ऊपर से उसको कोई दबाव डालने वाला नहीं है, कोई प्रेशर डालने वाला नहीं है, तो P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और P एक्सटर्नल जैसे ही 0 हो जाएगा वैसे ही वर्क डन भी 0 होगा। तो वर्क डन 0 हो गया तो डेल्टा U भी 0 हो गया, सब कुछ 0 0 0, नील बटे सन्नाटा। और ये 0 हो गया तो हमको टेम्परेचर पूछा है तो डेल्टा T भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T। तो अगर ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा Q 0, ठीक है, W 0 और डेल्टा T 0, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, Q 0 W 0 डेल्टा T 0, ऐसा हमारा ऑप्शन है C, ठीक है। तो C ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है AA टू XP, कह रहा है कंसंट्रेशन दिया हुआ है A का, कितना दिया है भाई 2.2 m, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। द रेट वॉज फाउंड 2.4 मोलैरिटी पर सेकेंड ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A टू हाफ, द रेट चेंजेस टू 0.6 मोलैरिटी पर सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A इज। देखिए ऐसा है, एक रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताएं चाहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं, वैसे तो एक ही रिएक्टेंट है, बात सही है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इसको आधा कर दे रहे हैं, है ना, तो पहली बात एक शॉर्टकट समझ लीजिए, एक हमारा है शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है भाई कि चेंज इन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन के पावर ऑर्डर, ठीक है, ये हमारा है शॉर्टकट। अब देखिए एक बात ध्यान से समझिए कि ऑर्डर, अगर चेंज इन रेट का मतलब रेट क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग टू कंसंट्रेशन, मतलब इसको हम लोग 1/2 कर रहे हैं, ठीक है। और रेट कितना हो रहा है, अब जरा ध्यान से देखिए, R1 जो था वो था 2.4 मोलैरिटी पर सेकेंड, ठीक है। R2 जो है वो 0.6, तो यहां से यहां कितने का चेंज आया,
1/4 हुआ ना, और कंसंट्रेशन A1 जो है वो जो भी था, मतलब 2.2 था मान लेते हैं, ठीक है, और A2 जो कह रहा है वो था, वो 1/2 हो जाए, 1/2 ऑफ 2.2, ठीक है, मतलब हाफ हो जा रहा। तो सीधा सीधा मतलब चेंज इन रेट कितना हो रहा है भैया, 1/4 बोल सकते हैं, ठीक है। 2.4 से 0.6 1/4 हो गया, और 2.2 से 1/2 हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के पावर, ऑर्डर को मान लेते हैं x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, 1/4 इज इक्वल टू 1/2 के पावर x, ठीक है, 2 के पावर x यानी कि 2 पावर 2, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 यानी कि ऑर्डर इज इक्वल टू 2। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द 50 मिनट्स, द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.125। जी हाँ, आप ध्यान से नोटिस करते रहिए चेंज कितना हुआ है इन वन सच डिकम्पोजिशन, ठीक है। व्हेन अ कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 रीचेज 0.05 m, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 विल बी। सबसे पहले आप इसका रिएक्शन लिखिए, ठीक है। ये बहुत ही वेल नोन रिएक्शन है, H2O2 है ना, डिकम्पोज हो जाता है आसानी से और दे देता है हमको 2H2O प्लस O2, ठीक है। अब इसका फेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो इसका रेट का एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो रेट लिखेंगे तो RH2O2, ठीक है, अपॉन 2 इज इक्वल टू RH2O अपॉन 2 इज इक्वल टू RO2। दिस इज अवर रेट रिलेशन, ठीक है, तीनों स्पीसीज का। अब अगर हम लोग इसमें ये बोलते हैं कि 50 मिनट में H2O2 0.5 से 0.125 है। अगर टिपिकल मेथड से जाएंगे तो भैया लेंदी होगा, मैं पहले बोल दे रहा हूं आपको। अगर आराम से जाएंगे, शॉर्टकट लगा के जाएंगे तो बहुत आसान बन जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हमको H2O2 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो RH2O2 अगर हमको चाहिए, ठीक है ना, तो K मतलब रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के पावर ऑर्डर, ठीक है, कंसंट्रेशन के पावर ऑर्डर। तो कंसंट्रेशन के पावर ऑर्डर क्या है भाई, इसको आप ऐसे कर दीजिए RH2O2 KH2O, ठीक है। आई वाज में उसमें बोला भी गया है फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ पर पावर 1 है। तो हमको हमारा जो टारगेट है वो हमारा रेट कांस्टेंट निकालना, और H2O2 का कंसंट्रेशन जिस टाइम पे हमारा 0.05 m कंसंट्रेशन दिया हुआ है उसी टाइम पे हमारा रेट पूछ रहा है। अगर इसका रेट निकल गया तो हमारा O2 का रेट निकल ही जाएगा, उसका आधा कर देंगे सीधा सीधा, ठीक है ना। तो अब हम लोगों को K निकालना, K निकालने के लिए आपको चाहिए, K का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन T12, ठीक है। अब हमारा फिर से एक और काम बढ़ गया, T12 निकालना है। T12 के लिए हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो T12 के लिए कह रहा है कि 50 मिनट में 0.5 से 0.125 हो गया। इसका मतलब 0.5 से 0.125 का मतलब 1/4 हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि 1/4 हो गया 50 मिनट्स में। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, AT इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है A0 1/2 के पावर n, ठीक है। n जो होता है वो नंबर ऑफ T12 होता है, AT जो होता है वो 0.125 दिया हुआ है, A0 जो दिया है वो 0.5 दिया है, 1/2 के पावर n हमको निकाल लेना है। इसको हम लोग कटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 इज इक्वल टू 1/2 के पावर n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो नंबर ऑफ T12 कितना हो गया 2, नंबर ऑफ T12 कितना हो गया 2 T12 यानी कि 2 T12 में कितना टाइम लगा हमारे पास 50 मिनट्स। तो एक T12 में कितना टाइम लगेगा भैया 25 मिनट। अब एक T12 में अगर 25 मिनट लगा तो यहां से हमने सॉल्व किया 0.693 अपॉन 25, ठीक है। ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट। थोड़ा सा एक पेज हम लोग और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद K की वैल्यू हो गई 0.693 अपॉन 25, ठीक है। तो 0.693 अपॉन 25, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, रेट RH2O2 अगर हमको निकालना है तो H2O2 यहाँ से हो जाएगा हमारा K इंटू H2O2, ठीक है। RH2O2 निकालना है तो K की वैल्यू 0.693 अपॉन 25 और इसकी वैल्यू 0.05 दिया था, तो 1/20 लिख देता हूँ इसको शॉर्ट में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा काम आसान। अब हम लोगों को ये तो आ गया RH2O2, अब हमको RO2 चाहिए, तो RH2O2 का आधा और कर दीजिए, ठीक है। तो RH2O2 का आधा कर देंगे तो 0.693
अपॉन 25 इंटू 1/20, ठीक है, इंटू कितना, इंटू कुछ नहीं करना है, बाई 2 कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा, देखो यहां पर हो जाएगा ये 40, ठीक है ना, 40 इंटू 25 कितना हुआ 1000, तो 0.693 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.93 इंटू 10 पावर -4, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट AB इज 10 टू द पावर -8 in solution which of the following, which of the concentration of A plus ions in which the A concentration of A plus ion is 10 power -3 m, the salt will precipitate when concentration of B minus ions is kept। किसके किसके बीच में B माइनस आयन रखें ताकि A प्लस के कंसंट्रेशन इतना रहने के बाद उसका KSP इतना है, ठीक है, मतलब उससे प्रेसिपिटेट कर। अच्छा एक चीज हमको ध्यान रखना है कि जस्ट स्टार्ट अगर प्रेसिपिटेट करता है तो क्या होगा, जैसे KSP जो होगा वो IP के बराबर होगा, IP मतलब आयनिक प्रोडक्ट भाई, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोगों को AB दिया हुआ है सॉल्ट, तो यहां पर KSP क्या हो जाएगा, A प्लस कंसंट्रेशन इंटू B माइनस कंसंट्रेशन। अच्छा इसकी वैल्यू दिया हुआ है 10 टू द पावर -8, ठीक है। A प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है हमको 10 टू द पावर -3, B माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, निकालना है भाई, निकाल लीजिए। तो B माइनस का कंसंट्रेशन अगर हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा 10 पावर -5 है। अच्छा सवाल हमको इस तरह डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, अगर हम लोग B माइनस कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -5 m से बढ़ा दें तब तो हमारा आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा हो जाएगी, तो प्रेसिपिटेशन मतलब यहां से शुरू होगा, उसके आगे अगर इसका कंसंट्रेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब फॉर प्रेसिपिटेशन कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस शुड बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर -5, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C, ठीक है। चलिए आ गया भैया क्वेश्चन नंबर हमारा 58, ठीक है। इसको देख लेते हैं, ये क्या बोला जा रहा है, फॉर सिल्वर CP दिया हुआ है 23 + 0.01 T if the temperature T of 3 mole of silver is raised from 300 Kelvin to 1000 Kelvin at 1 atm pressure, the value of delta H will be close to, मतलब राउंड ऑफ में आंसर आएगा कुछ, देखते हैं भैया। अच्छा डेल्टा H पूछा है ना, तो डेल्टा H क्या होगा, NCP, ठीक है, NCP dt, ठीक है। अच्छा dt बोला है तो कुछ इंटीग्रेशन तो होगा भैया, ठीक है। तो CP मतलब N तो चलो ठीक है, मतलब CP का जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमारा टेम्परेचर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 मोल आएगा, CP का इक्वेशन दिया है 23 + 0.01 T, ठीक है, dt, इसको आपको इंटीग्रेट करना है भैया, ठीक है। कहां से कहां तक, T1 से लेकर के T2 तक, और T1 की वैल्यू दिया हुआ है 300 केल्विन और इसकी वैल्यू दिया है 1000 केल्विन, यहां से यहां तक आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। 0.01 T है ना, ध्यान दीजिए 0.01 T, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग 3 को आगे कर लेते हैं, आराम से करिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 300 to 1000, ठीक है, 23, ठीक है, dt प्लस 10 टू द पावर -2 T स्क्वायर, मतलब T लिख देते हैं हम लोग, T dt लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 300 to 1000, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3, डायरेक्ट करें भैया, 23 T फ्रॉम 300 to 1000 प्लस 10 टू द पावर -2 T स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 300 to 1000, ठीक है। आराम से करिए, 3 इंटू 23T को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट माइनस करेंगे लिमिट, तो 1000 - 300 कितना हो जाएगा, ये पूरा होल ब्रैकेट रहेगा ना, 3 तो तीनों में दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 323 इंटू 700 प्लस 10 टू द पावर -2, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1000 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 300 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ये रख दिया।
और ये थोड़ा सा 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ऐसा है कि मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, अब बाकी आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ डेल्टा एच का, ठीक है। ये 61.9 किलो जूल आएगा, राउंड ऑफ में 62 किलो जूल आएगा, ठीक है। 62 किलो जूल आएगा, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। तरीका आपको समझ में आ गया, थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन में हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला है, इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज अ मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच FeC2O4 Fe2C2O4 होल थ्राइस FeSO4 Fe2SO4 होल थ्राइस इन एसिडिक मीडियम, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इज। देखिए ऐसा है कि ये मोल 2 का सवाल आ गया है और मोल 2 में हम लोगों को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे, यानी कि एक ही KMnO4 सबको ऑक्सीडाइज करेगा। पता चला किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, किसी को नहीं करेगा, ये हम लोग देखते हैं पहले तो, ठीक है ना। तो हम लोग पहले ये बात तो बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट दोनों कुछ बोल सकते हो आप, ठीक है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ जितने भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या क्या है हमारे पास, FeC2O4, ठीक है, प्लस इक्विवेलेंट ऑफ क्या, Fe2C2O4 होल थ्राइस, प्लस इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, प्लस इक्विवेलेंट ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस, ठीक है ना। ये 4 हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर 5, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4, देखिए ऐसा है कि Fe जो होगा Fe+2 से Fe+3 में बदलेगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, और C2O4 डबल माइनस CO2 में कन्वर्ट होगा, तो इसका N1 जो आएगा 1 आएगा, N2 जो आएगा इसका कितना आएगा, यहाँ पे +3 से +4 का चेंज कितने का आएगा, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। तो 1 + 2 = 3, इसका सीधा सीधा वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा। इसमें Fe2 में यहाँ पे +3 है, यहाँ पे कार्बन का चेंज आएगा, आयरन में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे +2 इसमें चेंज आएगा, लेकिन सल्फेट में कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें Fe+3 में है और सल्फेट का तो कुछ होता नहीं है, तो दोनों का नहीं होगा, तो इसको तो रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ इसको करेगा, इसमें भी Fe+2 को नहीं करेगा, कार्बन को करेगा, ठीक है, C2O4 को करेगा, तो इसमें हम लोगों को, इसमें दोनों को करेगा। तो यहाँ पे इसका सबका कह रहा है 1 मोल्स है, सबका 1 मोल्स है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 3 प्लस इसका नंबर ऑफ मोल्स 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर। देखिए अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो इसको नहीं करेगा तो कार्बन को करेगा, तो कितने कार्बन हो गए, कार्बन हो गए हमारा टोटल 6, और एक कार्बन जो है वो +3 से +4 में चेंज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारा, +3 से +4 में चेंज हो रहा है, तो एक का चेंज होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंटू 6, ठीक है, प्लस इसमें सिर्फ इसी को करेगा तो Fe+2 से Fe+3 जाएगा, तो 1 इंटू 1 हो गया। इसमें बिल्कुल नहीं करेगा तो इसको 0 मान लीजिए, तो 6 + 3 + 1 कितना हो जाएगा, 10, तो n कितना हो जाएगा, 10/5 दैट इज 2। तो हमारा 2 मोल चाहिए KMnO4 का, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के अगर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू बी एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। देखो ऐसा है कि कोई भी लाइट अगर एब्जॉर्ब करती है तो एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ तो होना चाहिए उसके पास, कुछ तो होना चाहिए, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रॉन रखता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है ना, मतलब डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, तभी हमारा डी ट्रांजिशन करेगा। मान लेते हैं लोअर शेल में है, अपर शेल में जाने के लिए उसको कोई इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरीका है सोचने का, ठीक है। वैसे इस तरीके का ही क्वेश्चन देगा, बहुत ज़्यादा आपको मतलब कॉम्प्लेक्स का याद करने वाला नहीं देगा कि कौन सा लाइट को करेगा कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन हम नंबर देखेंगे, क्योंकि हमको डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन देखना है। तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +4, तो +4 हो गया, यानी कि टाइटेनियम ग्राउंड स्टेट में होता है हमारा आर्गन 3d2 4s2, ठीक है ना। तो अगर +4 करेंगे तो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। दूसरे में क्या आएगा, क्रोमियम +3 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से अगर हम लोग आर्गन और 3d
5 होता है, 4s1 होता है, तो यहाँ पे से अगर मान लेते हैं +3 निकालते हैं इसका, तो 3d यहाँ से 1 निकालेंगे, यहाँ से 2 निकालेंगे तो 3d3 हो जाता है। तो ये हो सकता है क्योंकि इसमें dd ट्रांजिशन होने की संभावना है, ठीक है, इसमें dd ट्रांजिशन होने की संभावना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। अभी आगे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जिंक का है, जिंक का +2, भैया ये है ना 3d10 है, तो 3d10 में तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। 3d10 में क्योंकि पूरा का पूरा भरा है तो आप कोई भी dd ट्रांजिशन करा ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक dd ट्रांजिशन नहीं होता है तब तक आपको कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं दिखाई देता है, और वो भी इमिशन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब, मतलब वो ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो कलर कहाँ से दिखाई देगा। डी ऑप्शन एक बार हम लोग देख लेते हैं। डी ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, स्कैंडियम +3। स्कैंडियम +3 का अगर हम लोग बात करें तो स्कैंडियम में भी इसका ग्राउंड स्टेट होता है आर्गन 3d1 और 4s2, ठीक है। तो यहाँ से अगर +3 करेंगे तो यहाँ से 2 निकालेंगे, यहाँ से 1 निकालेंगे, यानी कि 3d0, इसका भी 3d0, तो ये भी कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा हमारा, और ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दिस इज़ द ओनली ऑप्शन जिसके अंदर डी में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है जो हमारा डी ट्रांजिशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से आपको कलर दिखाई देगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 कह रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज इज λ1, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज इन हीलियम प्लस इज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हमको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अगर लैम्डा शॉर्टेस्ट रहता है, ठीक है, लैम्डा शॉर्टेस्ट रहता है तो डेल्टा ई मैक्सिमम रहता है, ठीक है, डेल्टा ई मैक्सिमम होता है, ठीक है, डेल्टा ई मैक्सिमम होता है। और डेल्टा ई अगर हमको मैक्सिमम करना है तो किस तरीके से सोचेंगे, ध्यान से देखिए तो एक बार। तो डेल्टा ई कह रहा है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब कि 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के 2 तक, 1 से 2 में कह रहा है कि मैक्सिमम किस में आएगा, 1 से 2 में हमारा एनर्जी मैक्सिमम लेना है, ठीक है, मतलब 2 से 1 या 1 से 2। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे 1/λ, ठीक है, यानी न्यू बार जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, पहला हम लोग वेवलेंथ दिया है λ1, तो r/z², ठीक है, 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। तो 1/λ1 r z की वैल्यू 1² 1/1² माइनस 1/, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ना आई एम सॉरी, यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी होगा तभी एनर्जी मैक्सिमम होगी। सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप 1 से लेके इन्फिनिटी में आएगी, ठीक है। मैंने शॉर्टेस्ट वाला सोच लिया था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस 1/∞ का स्क्वायर 0 और यहाँ पे 1, यानी कि r की वैल्यू हो जाएगी। r की वैल्यू हम लोगों के इसके दूसरे में टर्म में पुट करना है 1/λ1, ठीक है। अब इसी टर्म में हम लोगों को हीलियम प्लस के लिए निकालना है। तो ये तो हो गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी। और अब पूछ रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन हीलियम प्लस और इन बामर सीरीज। तो भैया ऐसा है कि बामर सीरीज शुरू होता है 2 से, तो बामर सीरीज का जो n1 होगा वो हो जाएगा 2, और अगर मैक्सिमम एनर्जी होगी तो सबका तो इन्फिनिटी से देखेंगे, और अगर मिनिमम एनर्जी होगी तो उसके नज़दीक वाला, उससे सबसे नज़दीक कौन है, n2 जो होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा ट्रांजिशन देखना है 2 से 3, ठीक है, हीलियम प्लस के लिए। किसके लिए, हीलियम प्लस के लिए, सो दैट एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, सो दैट लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी कि लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। तो 1/λ2 जिसका हम लोग नाम ले रहे हैं, और जो कि λ1 के टर्म में निकालना है, r के जगह r इंटू 2² 1/2² माइनस 1/3², ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। r के जगह लिख लेते हैं 1/λ1 जो कि ऊपर ने हम देखा है हमने, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5/4 इंटू 9 इंटू ये वाला भी 4 ले लीजिए, ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/λ2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना आपका 5/9λ1, ठीक है। तो λ2 कितना हो जाएगा 9λ1/5, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन सी है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
62, क्वेश्चन नंबर 62. सो 62 कह रहा है कि गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट 1 एक्वा सोल्यूशन ऑफ K2Cr27 इज प्रेफर्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ओवर Na2Cr27. ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 क्या बोला जा रहा है? K2Cr27 हैज हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन Na2Cr27. देखिए ऐसा है, जब आप K2Cr27 का फॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप जब K2Cr27 के फॉर्मेशन पढ़ने की वजह से पहले आप Na2CrO4 बनाते हैं, फिर Na2CrO4 का हम लोग अगेन ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो मिल जाता है Na2Cr27 बनाते हैं, और Na2Cr27 बनाने के बाद हम लोग KCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो K2Cr27. तो बच्चों लोग सवाल ये पूछते हैं कि सर एक बात बताइए कि Na2Cr27 ही क्यों नहीं लेके हम लोग काम चला लेते हैं, हम लोग K2Cr27 लेकर के क्यों काम चलाते हैं? तो वही सवाल पूछा गया है जो हम लोग उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, 3rd स्टेप में. ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड में Na2Cr27 को क्यों नहीं लिया सकते? ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट 2 बोला जा रहा है कि K2Cr27 हैज हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन Na2Cr2O7. क्या ये बात सही है? ध्यान से सोचिए. ठीक है, एक्चुअली Na2Cr27 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है वाटर में, K2Cr27 की सॉल्युबिलिटी कम होती है. तो स्टेटमेंट 2 तो हमारा भैया पूरा पूरा क्या है? इनकरेक्ट है. ठीक है, और स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि हाँ ये तो बात सही है, K2Cr27 को लेते हैं हम लोग, तो स्टेटमेंट तो 1 तो हमारा करेक्ट हो गया. ठीक है, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है. क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि देखिए एक तो हमारा Cr2O7 डबल माइनस जो है वो बिग साइज एनायन है, बिग साइज एनायन है. ठीक है, बिग साइज एनायन है, और Na प्लस जो है वो स्मॉल साइज कैटायन है, स्मॉल साइज कैटायन है. तो जब भी अगर हम लोग स्मॉल साइज कैटायन का बिग साइज एनायन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और अगर बिग साइज एनायन मान लेते हैं, पोटेशियम का साइज थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, और इसका साइज तो मान लेते हैं छोटा ही है, पोटेशियम Cr27 डबल माइनस का साइज तो खैर थोड़ा सा उसी के बराबर है. ठीक है, यहाँ पे Cr27 डबल माइनस. ठीक है, तो अब इसका जो कंपैटिबिलिटी है वो स्ट्रांग है. ठीक है, इसकी कंपैटिबिलिटी कम है, तो इसको तोड़ना आसान हो गया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी इजी हो गई, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई, मतलब इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो गया. ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई. हमसे स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है? K2Cr27 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है Na2Cr27 से. नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी कम हो गई. K2Cr यहाँ पर K प्लस है, यहाँ पे Na प्लस, तो Na प्लस का साइज छोटा है, डिफरेंस ज्यादा है, तो डिफरेंस ज्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. इसका डिफरेंस कम है कैटायन और एनायन साइज का, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. सॉल्युबिलिटी का आप लोगों ने फॉर्मूला बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, की पॉइंट्स पढ़ा होगा. सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस 1/r माइनस. ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म में और ज्यादा आप लोग पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन. जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो. ठीक है, जितना ज़्यादा, मतलब ये तो खैर कैलकुलेटिव वे में है, लेकिन ये आप देखोगे तो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी. तो स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. सी ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 63. ठीक है, 63 क्या बोला जा रहा है? एल्युमिनियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स but copper does not. A galvanic shell is prepared by combining copper to copper plus 2, aluminium to aluminium plus 3, has an EMF of 2 volt at 298 Kelvin. If the potential of copper electrode is 0.3 volt, that of aluminium is. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हम लोगों से कॉपर प्लस 2 का पूछा है, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम प्लस 3 का पूछा है, मतलब कॉपर से कॉपर प्लस 2 का दिया हुआ है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है. ठीक है, तो अब एक बात ध्यान से समझिए कि जो जहाँ पे एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम हाइड्रोजन के ऊपर है. ठीक है, और इसके नीचे क्या है? कॉपर है. ठीक है, तो यहाँ से इसीलिए जो ऊपर होता है नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है, जो नीचे होता है ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया एनोड में. ठीक है, और ये हो गया हमारा कैथोड में, और हमको क्वेश्चन में रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे दिया है, यानी कि ई नॉट सेल दिया हुआ है. ई नॉट सेल कितना दिया है? 2 वोल्ट. ठीक है, तो ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला होगा हमारा सीधा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड.
ठीक है। तो अगर हम लोगों को इसका वैल्यू 2 वोल्ट दिया है, ई नॉट कैथोड की वैल्यू कितनी दिया है, ठीक है 0.34 यानी कि कॉपर 0.34, और ई नॉट एल्युमिनियम, ठीक है Al+3/Al, ठीक है इसका पूछा है, तो इसको इधर कर लीजिए, ई नॉट एल्युमिनियम +3/एल्युमिनियम इज इक्वल टू 0.34 - 2 यानी हो जाएगा -1.66 वोल्ट। और वैसे भी आप सोचिए कि जो हाइड्रोजन के ऊपर होता है उसका जो SRP होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और जो हाइड्रोजन के नीचे होगा वो उसका SRP जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसीलिए कॉपर का 0.34 प्लस में दिया हुआ है और एल्युमिनियम का हमारा आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 कह रहा है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली 120 एंड 180 mm ऑफ Hg, ठीक है। इफ 2 moles ऑफ ए एंड 3 moles ऑफ बी आर मिक्स टू फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट सेम टेम्परेचर विल बी mm ऑफ Hg में ही आंसर बताना है, ठीक है। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, राउल्स लॉ P0A XA प्लस P0B XB, ठीक है सीधा फॉर्मूला है, कुछ करना नहीं है यहाँ पे, है ना। 120 दिया हुआ है, XA कितना है, XA अगर हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे तो 3/3 + 2, ठीक है। XA 2 moles ऑफ A, आई एम सॉरी, यहाँ पे 2/5 प्लस यहाँ पे अगर हम लोगों को B का निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 180 × 3/5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 24, और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 40 से कम होगा ना, तो 35 नहीं 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा कितना 48 प्लस ये हो जाएगा 108, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 156 mm ऑफ Hg, ठीक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है द सेल जिंक से जिंक +2 1 m कंसंट्रेशन जिंक +2 का दिया है, कॉपर +2 से कॉपर ई नॉट सेल दिया है 1.1 वोल्ट वॉज अलाउड टू बी कम्प्लीटली डिस्चार्ज एट 298 केल्विन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ जिंक टू कॉपर +2। इसका कंसंट्रेशन पूछा है हमसे, ठीक है। करंट डिस्चार्ज कर दोगे ना, तो डिस्चार्ज आप करोगे तो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, मतलब करंट जीरो हो जाएगा, वोल्टेज जीरो हो जाएगा, तो यानी कि ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ई सेल जीरो होने का मतलब होता है एक्चुअली रिएक्शन कम्स टू एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। जिंक प्लस कॉपर +2 इज इक्वल टू जिंक +2 प्लस कॉपर, ठीक है। इसका हमको क्वेश्चन में 1 m दिया है, इसका भी 1 m दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा इक्विलिब्रियम में आएगा तो यहाँ पे ये तो पहले का दिया हुआ है, ई नॉट सेल रिलेटिव कंसंट्रेशन पूछा है, ठीक है ना। तो ई सेल अगर मान ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.06 ले लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है, अपॉन 2, है ना। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितना हो रहा है 2 लॉग, ठीक है, जिंक +2 कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा इसमें तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया था इसलिए 1 m दिया, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर 1 m रखेंगे, ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या हो जाएगी 0, इसको आप इधर ले आइएगा तो -1.1 हो जाएगा, ठीक है, 1.10 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -0.03, ठीक है, लॉग जिंक +2, ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 कंसंट्रेशन, ये तो आप जानते ही होंगे कि ये बेस 10 होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग जिंक +2 कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इसको हम लोग 1.10 अपॉन 0.03, इसको हम लोग 110 अपॉन 3 लिख सकते हैं, इसको 37.3 लिखेंगे, ठीक है। तो जिंक +2 कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 कंसंट्रेशन, ठीक है, ये 10 के पावर 37.3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है 10 इसमें पावर में चला जाएगा, ये वाला पावर में चला जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 जो है क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तो ही आप इसको फटाफट बता पाओगे, ठीक है। आप वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, बॉन्डिंग का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास तीन चार कंपाउंड दिए हैं,
IF7, IF5, ClF3 एंड XCF2, ठीक है, इसी में हमको बताना है। तो XCF2 जो है पहले देख लेते हैं। XCF2 लीनियर स्ट्रक्चर होता है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन का, 3 लोन पेयर सेंट्रल एटम पे, ठीक है। लोन पेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर, इसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और क्या है, इसमें लोन पेयर 3 हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या दिया है, ClF3। ClF3 में क्या हो जाएगा, ClF3, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन को आप इक्वेटोरियल पोजीशन में रख ही दीजिए, ठीक है। 1 फ्लोरीन को आप यहाँ रख दीजिए, बाकी 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो 3 और 3 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये टी शेप हो जाएगा, ठीक है, टी शेप्ड। हालांकि शेप नहीं बताना है, लोन पेयर बताना है। लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन दोनों का ये लीनियर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, IF5 में आयोडीन के पास अगेन हमारा क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 हम लोगों को रखना पड़ेगा। तो 5 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, और 5 बॉन्ड पेयर निकाल देंगे तो 1 बचा लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, हालांकि स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार बना ही ले रहे हैं। ये 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन, ठीक है। और ये एक और फ्लोरीन रख दीजिए, यहाँ पर एक लोन पेयर लटका दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लोन पेयर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। लोन पेयर 1 हो जाएगा। और IF7 में तो भैया एक भी लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है, ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। लोन पेयर 0। तो सबसे ज़्यादा लोन पेयर किस में है, XCF3 में, सेंट्रल एटम पे, ठीक है। उसके बाद किस में है, उसके बाद ClF3 में है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही है, बहुत अच्छा, पहला ऑप्शन में ही मैच कर गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, मैच द कॉलम, ठीक है। देखिए कॉलम 1 में कह रहा है, मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल, हम लोगों को एक्सटर्नल पोटेंशियल देख रहे हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल के हिसाब से हम लोगों को बताना है, ठीक है, डेनियल सेल का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ऐसा है कि पहला कॉलम में लिखा है, देखिए एक चीज़ हमको एक से समझना पड़ेगा कि जैसे अगर हम लोगों एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर EMF के बराबर हो गया, ठीक है, तो कोई फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। EMF के बराबर हो गया तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो गया EMF के, तो क्या होगा, तब तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। और अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल कम हो गया, EMF ज़्यादा हो गया, यानी कि हमारा जो है केमिकल एनर्जी काम कर रहा है, यानी कि केमिकल एनर्जी डोमिनेट कर रहा है, आपको ऐसे समझना है। यहाँ पर एक्सटर्नल एनर्जी डोमिनेट करेगा तो एक्सटर्नल पोटेंशियल की बात मानी जाएगी। यहाँ पे EMF डोमिनेट कर रहा है, एक्सटर्नल ज़्यादा है, एक्सटर्नल कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, ठीक है। अब जरा आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि जब आप डेनियल सेल पढ़ते हैं तो डेनियल सेल में आपके पास जैसे कॉपर होता है, यहाँ पे एनोड में मान लेते हैं आपका जिंक होता है, ठीक है, और यहाँ पे जिंक सल्फेट होता है, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर होता है, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है, इसके ऊपर हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हैं। तो पहला में बोल रहा है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ठीक है। अगर कॉपर से मतलब अगर वैसे तो अगर नॉर्मली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करेगा तो जिंक से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिंक से इलेक्ट्रॉन जाएगा और इधर से जाएगा आपका कॉपर, इधर से जाएगा आपका करंट, ठीक है। तो वैसे नॉर्मली अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह रहा है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ये तो भैया उल्टा हो गया ना, उल्टी गंगा बह रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कॉपर से जिंक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक्स प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब कि ये हो रहा है। और हमारे पास स्टैंडर्ड EMF डेनियल सेल के लिए 1.1 वोल्ट होता है। तो इसका मतलब A का मैचिंग कौन कर रहा है, एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी कि 1.1 यानी कि R, ठीक है, एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। B क्या बोल रहा है, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसका ये बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल से बराबर हो जाएगा, यानी कि B का किससे मैच कर रहा है, P से, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग C की बात करेंगे तो कह रहा है C जो है, C कह रहा है जिंक डिजॉल्व एट एनोड
जिंक डिजॉल्व एट एनोड एंड कॉपर डिजॉल्व एट कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। मतलब जिंक जो है जिंक सल्फेट में डिजॉल्व होता है, ठीक है, और कॉपर सल्फेट में डिजॉल्व होगा। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो यहाँ पे इसका मतलब कि ये डिसॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से होगा। हालांकि सी और डी जो है ना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। उसका आंसर जो है वो क्यू और एस दोनों में से दे सकते हैं, लेकिन हमको पोटेंशियल वाइज पूछा है तो जिंक यहाँ पर डिसॉल्व होगा और कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होगा। यानी कि एक्सटर्नल पोटेंशियल जब कम होगा, ईएमएफ ज़्यादा होगा, तब ऐसा होने वाला है। यानी कि हमारा सी जो है वो क्यू से मैच कर रहा है और जो डी है वो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है, एस से मैच करेगा। यानी कि डी कह रहा है कि जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तो वो गैल्वेनिक सेल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मैचिंग हो गया। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन बी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है। 68 बोला जा रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द मैग्नेट एंड पैरामैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। ये तो करेक्ट है भाई, ये तो करेक्ट है। MnO4 -1 और MnO4 डबल माइनस, ये इसको 2 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे -1 कर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पर एक, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड कर दीजिए, एक सिंगल बॉन्ड कर दीजिए, एक माइनस रख दीजिए, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल है, ये तो करेक्ट है, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। बी वाला जो है हमको इनकरेक्ट पूछा गया, ध्यान रखिएगा। इन मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस पाई बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन के पास तो पी ही ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास डी तो आएगा नहीं, और मैग्नीज के पास जो है वो डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो मैग्नीज का डी और इसका पी, ये बात सही है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। ये इसका डी ऑर्बिटल है, इसका पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये भी सही है, मतलब स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के लिए हम लोगों को अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना पड़ता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने के लिए ऑड और इवन इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, मैग्नेट आयन इज ग्रीन इन कलर एंड पर मैग्नेट आयन इज पर्पल इन कलर। ये भी सही है स्टेटमेंट है। इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है और इसका कलर जो होता है वो पर्पल होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन मतलब सी जो है वो इनकरेक्ट है, और सी इनकरेक्ट होगा तो सी हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों सारी की सारी बॉन्डिंग जो है इसकी कंप्लीट होती है। यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड नहीं है, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक नहीं होंगे, ये दोनों क्या होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे, ठीक है। और वैसे भी अगर आप इलेक्ट्रॉन अगर आप जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा तो ठीक है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, इवन आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 जो है ये क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर रिएक्शंस। रिएक्शन दिया हुआ है 2AuCN ट्वाइस -1 चार्ज एक्वस मीडियम में है प्लस जिंक सॉलिड। पहली बात कि आप ये रिएक्शन लिख लीजिए, है ना, AuCN ट्वाइस पर -1 प्लस जिंक इज इक्वल टू Au, बैलेंस करना है तो कर लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर 2 कर लीजिए, यहाँ पर जिंक CN4 पर -2, ठीक है। यहाँ जिंक पर +2 चार्ज है, यहाँ जिंक 0, तो जिंक का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ कॉपर का निकाल लीजिए, यहाँ पर x -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +1, ठीक है। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। पहली बात कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट ए तो जो है वो सही है, ठीक है। बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, अच्छी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है साहब। यहाँ पे जिंक जो है कॉपर को एक्वस मीडियम से इसको धक्के मार के भगा दे रहा है, और भगाने के बाद यहाँ अपना चुपचाप जा करके बैठ गया यहाँ पे, यानी ये इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि बी स्टेटमेंट भी सही है। अब कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन बिल्कुल नहीं है साहब, क्योंकि डिकम्पोज तो नहीं हो रहा है, ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है। कंबाइन नहीं हो रहा है, कंबाइन का मतलब दो चीज़ कंबाइन होकर के एक चीज़ में बन रहा है, यहाँ एक नहीं बन रहा है, यहाँ 2 बन रहा है, तो ये कंबाइन नहीं है, यानी कि ए एंड बी ओनली, यानी कि ऑप्शन वाइज अगर देखा जाए तो हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70।
क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है भाई, एन आइडियल गैस एक्सपैंड इन वॉल्यूम फ्रॉम 10⁻³ to 10⁻² मीटर क्यूब एट 300 केल्विन अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वर्क डन। ये सिंपल क्वेश्चन है भैया। वर्क डन क्या होता है, -P एक्सटर्नल इंटू V2 - V1, सीधा सीधा फॉर्मूला रहा। फिजिक्स वाले केस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे माइनस प्लस में तो गलती कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे माइनस नहीं होता है, प्लस होता है। यहाँ पे P एक्सटर्नल होने की वजह से यहाँ पर हम लोग माइनस साइन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, 10⁵ ध्यान रखना है यूनिट का, ठीक है। और V2 कितना है, यानी कि एक्सपैंड होने के बाद ज़्यादा हो गया, 10⁻²। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.01 माइनस 0.001, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 10⁵ इंटू 0.009, ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁻² इंटू 9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁵, ये हो जाएगा हमारा 900, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे माइनस हम लोगों को लगाना ज़रूरी है, -900 जूल होगा, क्योंकि एक बात हमको ध्यान रखना है, ऑप्शन हमको बी और सी में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बी नहीं होगा हमारा आंसर, सी हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन मीटर 1 न्यूटन मीटर जो होगा हमारा वो 1 जूल के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, ये हमारा किस में है, मीटर क्यूब में है, और मल्टीप्लाई करने पर न्यूटन मीटर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। 71 क्या बोला जा रहा है, Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, ठीक है। ऑप्शन 1 क्या बोला जा रहा है, इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। Cn- जो होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करता है, लेकिन इसका ये रीजन नहीं है कि ये निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज तो हमारा ऑक्सिलेट के पास भी होता है, हैलाइड के पास भी होता है। तो ये रीजन की वजह से तो साइनाइड तो होता नहीं है, ठीक है। एक तो हो गया ये कार्बन डोनर हो गया, और कार्बन डोनर की वजह से ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें कार्बन डोनर के जैसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। ये है एक दूसरा ऑप्शन है कि ये इट इज़ अ सूडो हैलाइड, ठीक है। ये सूडो हैलाइड तो है, ठीक है। जैसे मान लीजिए X- का जो आपका X- यानी कि F-, Cl-, ठीक है, Br-, I-, इस तरीके से जो एक्ट करता है, वैसे ही साइनाइड माइनस भी होता है, ठीक है। N3- भी होता है ना, SCN- भी होता है। तो इस तरीके से ये सब क्या होते हैं, सूडो हैलाइड होते हैं, ठीक है। बट ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। सूडो हैलाइड तो ये सब भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो होता है ये वीक लिगेंड होता है, ठीक है। ये भी वीक लिगेंड होता है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अब साइनाइड माइनस जो होता है, ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और बोला जा रहा है कि थर्ड ऑप्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल स्पीसीज। तो मेटल स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना का मतलब ये पाई एसिड एक्सेप्टर की तरह काम करता है। दो तरीके के लिगेंड होते हैं, एक पाई एसिड डोनर, एक होते हैं पाई एसिड एक्सेप्टर। तो पाई एसिड एक्सेप्टर की तरह ये एक्ट करता है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जैसे हमारा कार्बोनिल होता है वैसे ही हमारा साइनाइड होता है। और ये क्यों ऐसा करता है कि जैसे इसमें होता क्या है कि मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसमें जो साइनाइड होता है, ठीक है, साइनाइड तो इस तरीके से ये अपना जो है एक लोन पेयर, इसके वैकेंट ऑर्बिटल, इसको सिग्मा से ये इस तरीके से डोनेट करता है। और इसके पाई स्टार ऑर्बिटल में ये क्या करता है, बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है, ये पाई बनाता है, ये सिग्मा बनाता है। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं क्या, पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ठीक है। तो ये काम Cn- करता है। और CO का और Cn- का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो दोनों का इलेक्ट्रॉन 14 है। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इन दोनों लिगेंड का अगर हम लोग कन्फिगरेशन करेंगे तो उसमें जो पाई स्टार होते हैं, पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से देखेंगे, Cn- के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 + 7 कितना हो गया, 6 + 7 13 + 1 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया KK-1 KK-2, ठीक है, KK-1 KK-2, ठीक है। इसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 14, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद हमारा ये 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हो जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py
ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू पाई 2p y, ठीक है। इन दोनों में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, दो दो इलेक्ट्रॉन है। अब कितना हो गया आपका 12 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, इसमें हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद इसका पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, ठीक है। हालांकि इन दोनों की एनर्जी खाली होती ये इक्वल होती है, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें ये जो है ये खाली होता है इसका, ठीक है। ये इन दोनों में से कोई एक खाली होता है, और वो जो है मेटल के पास अगर एक लोन पेयर होता है तो वो इन खाली ऑर्बिटल्स में क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। यही काम आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी करता है, यही काम इसमें। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड बना, एक इधर से पाई बॉन्ड बना, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनने की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, और बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है तो ये आपका मेटल को जो मेटल के साथ जो ये बॉन्ड बनाता है उसमें स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ जाने के कारण ये इसकी जो स्प्लिटिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है। स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाती है और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करता है, सिग्मा और पाई दोनों बनाता है। और इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा करेक्ट रीजन हो जाएगा। सूडो हैलाइड है, बट सूडो हैलाइड में हमारा बहुत सारा चीज़ आता है, एजाइड आता है ना, साइनाइड आता है, उसके बाद थायोसाइनाइड भी आता है, बहुत सारे और भी होते हैं जो उसमें वीक लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं, बट ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह एक्ट करता है क्योंकि ये पाई एसिड एक्सेप्टर है, और पाई एसिड एक्सेप्टर में इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल स्पीसीज, ये इसका करेक्ट रीजन होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 सॉल्व करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या पूछ रहा है, 72 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसके पास काइरल कार्बन होता है, काइरल कार्बन होने के बावजूद भी क्या बन जाए, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है ना। तो मीजो कंपाउंड के पास कम से कम 2 या फिर 2 से ज़्यादा काइरल कार्बन होने चाहिए, और प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से वो क्या बन जाता है हमारे पास, ऑप्टिकल इनएक्टिव, उसको मीजो कंपाउंड बोलते हैं। जैसे जिसके पास कम से कम 2 या फिर 2 से ज़्यादा काइरल कार्बन होने चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट। तो पहले वाले कंपाउंड देखते हैं, यहाँ पे 2 काइरल कार्बन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पास कर रही है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होने की वजह से ये कंपाउंड क्या बन चुका है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो 2 काइरल कार्बन भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, इसके वजह से ये कंपाउंड क्या बन गया, मीजो, ठीक है। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन में आप चेक करेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। बाकी ऑप्शन में आपके पास देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो सारे के सारे कंपाउंड्स क्या बन जाएंगे यहाँ से, ऑप्टिकल एक्टिव। कंपाउंड ए क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव, मीजो कंपाउंड, ठीक है। 72 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स दिया गया मेरे पास फिशर के फॉर्म में, यहाँ पे CH3H ClH, और यहाँ पे क्या है, CH3, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल दिया गया है मेरे पास CH3 Cl, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, और यहाँ भी क्या है, CH3, ठीक है ना। बताना है कि इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। देखिए यहाँ से ये दोनों कंपाउंड बेसिकली एक दूसरे के मिरर इमेज है ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होते हैं, एक दूसरे के इनएंसियोमर्स, ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, इनएंसियोमर्स, ठीक है ना। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर इनएंसियोमर्स टू ईच अदर, ठीक है। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डी ऑर्बिटल रेजोनेंस टेक्स प्लेस। किसके केस में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस पॉसिबल है। तो पहला जो मेरे पास एग्जांपल दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन ए, यहाँ पे CH2 माइनस है, और हम जानते हैं कि क्लोरीन के पास क्या होता है, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, है ना। 2p पाई 3d पाई रेजोनेंस यहाँ पे होगा, मतलब ऑप्शन ए में डी ऑर्बिटल का रेजोनेंस पॉसिबल है। ऑप्शन बी में चेक करते हैं, ऑप्शन बी में भी सल्फर के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो यहाँ भी आपके पास रेजोनेंस होगा, है ना, 2p पाई 3d पाई रेजोनेंस। ऑप्शन सी में मिथाइल दिया गया है, ठीक है ना, फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब फास्फोरस के पास भी क्या है, बेसिकली यहाँ भी इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो इसमें भी आपका डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा। इसका मतलब तीनों कंपाउंड में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा, तो 74 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। सबके केस में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना, तो 74 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक गुआनिडीन बेस दिया गया है और पूछा है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ A B and C क्या होगा, है ना।
तो जो मेरे पास गुआनिडीन बेस है यहाँ पे NH2 और यहाँ भी क्या है NH2, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है, ये A है, ये C नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन B है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब A और C का नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो नाइट्रोजन B के ऊपर निगेटिव चार्ज बनेगा। इसका मतलब A और C का जब लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो इसके वजह से नाइट्रोजन B के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसका डोनेशन भी बढ़ेगा। इसका मतलब B का बेसिक स्ट्रेंथ A और C से ज़्यादा होगा, बिकॉज B के ऊपर ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ A एंड C, B के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ B का ज़्यादा होगा। बाकी A और C का सेम होगा, तो B A C ये आपका ऑर्डर बनेगा बेसिक स्ट्रेंथ। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन भी ज़्यादा होगा, तो लेविस बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑर्डर बन गया B A और C, तो 75 का ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट, ठीक है। 76 में देखते हैं, यहाँ से पूछा है कि कंपाउंड A क्या बनेगा। एक मेरे पास कंपाउंड दिया गया है, एल्कोहल है, ये सेकेंडरी एल्कोहल OH और यहाँ पे AT। इसका रिएक्शन करा है थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2, SNI मैकेनिज्म डार्जन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये जो आपके पास काइरल सेंटर है यहाँ से रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, ET H और OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl, है ना। डार्जन मैकेनिज्म, डार्जन रिएक्शन। तो देखिए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जिस साइड से OH निकलेगा उसी साइड में Cl आएगा। इसका मतलब 76 का ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट, यही कंपाउंड A बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 में फाइंड करना है कि अगेन A क्या बन रहा है यहाँ से, है ना। एक मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलेट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका कराया गया है इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, यहाँ से इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, है ना। ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, होमोलिटिक, एक रेडिकल यहाँ बनेगा, एक रेडिकल यहाँ बनेगा, यहाँ से CO2 गैस बन के बाहर निकलेगी और यहाँ से दो साइक्लोहेक्सेन आपस में कपलिंग करके ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देंगे, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। RR की कपलिंग होती है, तो यहाँ से ये आपके पास एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। 77 का ऑप्शन नंबर B, ये कंपाउंड A होगा, ठीक है। तो 77 का ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 78 में एक मेरे पास एल्कीन दिया गया है और HBr का एडिशन कराया गया है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर, एल्कीन के ऊपर, है ना। तो HBr का एडिशन जब कराया जाएगा इस पे, तो सबसे पहले पाई बॉन्ड से ब्रेक होगा और यहीं पे H आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे H मैनेज कर लीजिए, ये CH2 CH3 CH3, ये पाई बॉन्ड से ब्रेक करेगा ताकि बनने वाला कार्बोकेटाइन अंदर की तरफ बने, जो कि 3 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पे H नहीं होगा, यहाँ पे H नहीं होगा, केवल C होगा, है ना। तो यहाँ भी H नहीं होगा, C यहाँ पे आ गया आपका, सॉरी यहाँ पे आ गया आपका CH3, यहाँ पे CH3। ये कार्बोकेटाइन क्या बन चुका है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब इसमें रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं क्योंकि ये हाईली स्टेबल है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Br माइनस अटैक करेगा, तो Br माइनस अटैक करेगा तो फाइनली यहाँ पे आपके पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे आएगा Br, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन A नहीं है, ऑप्शन B, ऑप्शन B विल बी करेक्ट। 78 का ऑप्शन B इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है HX का एल्कीन के ऊपर, तो 78 का ऑप्शन B विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में एल्कीन दिया गया है ब्यूट2इन और उसका रिएक्शन कराया गया ओजोन के साथ, फिर उसका रिएक्शन कराया गया H2Zn। मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हो गया ओजोनलाइसिस। ओजोनलाइसिस में कौन सा रिएक्शन है, ये रिडक्टिव ओजोनलाइसिस है। तो जो मेरे पास एल्कीन है यहाँ पे, अगर मैं इसका रिडक्टिव ओजोनलाइसिस कराऊंगा O3H2O जिंक के प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो क्या होता है, यहाँ से केवल पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, ऑक्सीजन। तो दोनों तरफ से क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे H प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये CH3, यहाँ भी CH3, है ना। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस कराएंगे तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, दोनों तरफ से सेम बनेगा, 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो 79 का ऑप्शन नंबर D एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले जो अल्काइल हैलाइड होगा, है ना, इसका सॉल्वोलाइसिस होगा, सॉल्वेंट वाटर या फिर कोई पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता है और सेकेंड स्टेप में यहाँ से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें से पहला स्टेप ही RDS होता है,
है ना। और आरडीएस में न्यूक्लियोफाइल का कोई काम नहीं है ना, आरडीएस में कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो रहा है। आरडीएस स्टेप में क्या हो रहा है, केवल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। SN1 क्या है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। रेट किस पे डिपेंड करता है, केवल और केवल रिएक्टेंट पे। रेट केवल और केवल रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, आरएक्स पे यहाँ पे जो सॉल्वेंट लेंगे या फिर कोई न्यूक्लियोफाइल लेंगे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो क्या बोले, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज नो इफेक्ट ऑन SN1 रिएक्शन। द नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप एक्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट का ही पार्ट है। द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड डिपेंड करेगा, द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो 80 का डी है ना, न्यूक्लियोफाइल से हमको कोई मतलब नहीं होता SN1 रिएक्शन में, इसके ऊपर कुछ भी रेट डिपेंड नहीं करता, ये रिएक्शंस को इफेक्ट नहीं करता है। तो 80 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या पूछा है ना, E2 रिएक्शन कराया गया यहाँ पे, ease of beta dehydrobromination among these substrate under the treatment of strong base का ऑर्डर पूछा है, ठीक है ना। E2 रिएक्शन का बेसिकली इसमें ऑर्डर पूछा है। तो जो यहाँ पे पहला कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, ऊपर की तरफ लगा है मिथाइल, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लगा है Br, और यहाँ पे क्या लगा है ऊपर की तरफ CH3। अब इसका बोला है कि E2 रिएक्शन क्या होगा, इसका E2 रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए CH3 ऊपर की तरफ है, तो बीटा कार्बन पे H कहाँ पे है, सेम साइड में, सेम प्लेन में, Br के सेम प्लेन में। यहाँ भी H कहाँ पे, Br के सेम प्लेन में। और हमको पता होना चाहिए कि E2 रिएक्शन में एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, मतलब ये दोनों H और Br सेम प्लेन में नहीं होने चाहिए, ये H और Br सेम प्लेन में नहीं होने चाहिए। ये अगर ये वाला H ऊपर की तरफ होता तब जाके पॉसिबिलिटी होती, मतलब यहाँ पे E2 रिएक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है ना। एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट में आपका E2 रिएक्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पे आपके पास दिया गया है CH3 और यहाँ पे आपके पास दिया गया है Br, है ना। यहाँ पे अगर E2 के लिए बोला है तो यहाँ पे E2 की दो पॉसिबिलिटी है, H यहाँ भी है बिलो द प्लेन और H यहाँ भी है बिलो द प्लेन, है ना। तो H को हम यहाँ से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से मैं H को निकाल लूँगा तो यहाँ से बनने वाला एल्कीन मोर स्टेबल होगा, बिकॉज उसका अल्फा H क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना, सेट है ना। यहाँ से बनने वाला एल्कीन क्या होगा, मोर स्टेबल। तो इसके केस में यहाँ पे E2 रिएक्शन होगा, ये आपके पास क्या बन गया, एल्कीन बन गया। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो तीसरे ऑप्शन में जो Br है, ठीक है, जो तीसरे ऑप्शन में Br है वो कहाँ पे, नीचे की तरफ, और यहाँ पे CH3 कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो इस कार्बन पे, इस बीटा कार्बन पे भी H कहाँ होगा, नीचे की तरफ। अब इस H को तो हम निकाल नहीं सकते, बिकॉज क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है ना। ये अगर H ऊपर की तरफ होता तो यहाँ से निकलता, ये वाला H यहाँ से नहीं निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से जो H ऊपर की तरफ होगा, इस वाले H को और इस वाले Br को निकाल के हम यहाँ से बहुत आसानी से इस वाले एल्कीन का हम फॉर्मेशन कर सकते थे, मतलब यहाँ पे होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में E2 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड में जो एल्कीन बना उसमें नंबर ऑफ अल्फा ज़्यादा होगा, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में भी E2 हुआ, लेकिन यहाँ से रेट इसका क्या होगा, सेकंड के कंपैरिजन में स्लो, बिकॉज यहाँ से बनने वाला एल्कीन स्टेबल नहीं है, कम स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकंड। तो ईज ऑफ एलिमिनेशन क्या होगा, ईज ऑफ एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा सेकंड का, फर्स्ट का, थर्ड का तो होगा ही नहीं। तो ऑर्डर क्या बन गया, सॉरी यहाँ से बनेगा आपका सेकंड का, सेकंड के बाद थर्ड का, और फर्स्ट के केस में आपका E2 रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऑर्डर बन गया आपके पास सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, बिकॉज सेकंड के केस में एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर बन गया आपका 81 का सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, और ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, है ना। 81 का ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, एसर्सन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्सन बोल रहा है कि क्लोरीनेशन ऑफ इथाइल बेंजीन विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट मेनली यील्ड्स 1-chloro-2-phenyl ईथेन, है ना। इथाइल बेंजीन का क्या किया है, क्लोरीनेशन किया है, ये CH2 CH3। अगर इसका हम क्लोरीनेशन करते हैं तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनता है, यहाँ से जो कंपाउंड होगा बेंजाइलिक कार्बन पे हैलोजिनेशन या फिर क्लोरीनेशन होगा, तो यहाँ से आपका बनेगा ये वाला कंपाउंड, है ना। तो ये कंपाउंड का नाम क्या है, ये कंपाउंड का नाम है 1-chloro-1-phenyl ईथेन। और क्या बोल रहा है, 1-chloro-2-phenyl ईथेन, इसका मतलब एसर्सन हमारा गलत है ना, एसर्सन गलत हो गया। रीज़न देखते हैं, द रिएक्शन ऑकर्स थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। अगर मैं इसका रिएक्शन करूंगा तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनती है वो बेंजाइलिक रेडिकल बनता है ना, बेंजाइलिक कार्बन पे रेडिकल बनता है। और ये बोल रहा है कि यहाँ पे रेडिकल ये बन रहा है,
तो आपका रीजन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये रेडिकल नहीं बनेगा। बेंजाइलिक कार्बन पे रेडिकल बनता है, ये स्टेबल होता है, ठीक है ना, और फिर इसी बेंजाइलिक कार्बन पे यहाँ पे Cl लगता है। तो एसर्शन और रीजन दोनों गलत हो गया, बोथ एसर्शन रीजन इज फॉल्स, है ना। तो 82 का ऑप्शन नंबर डी, दोनों के दोनों गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोल रहा है कि एक मेरे पास यहाँ पे साइक्लोपेंटेनोन दिया गया है और डाइल्यूट KOH हीट किया गया है ना, तो ये आपका एल्डोल रिएक्शन हो गया है ना, डाइल्यूट बेसिक मीडियम में एल्डिहाइड कीटोन का कंडेंसेशन रिएक्शन, है ना। तो ये साइक्लोपेंटेनोन है, इसका क्या कह रहा गया है, डाइल्यूट KOH, है ना, डाइल्यूट बेसिक मीडियम में हीटिंग भी किया गया है। तो सबसे पहले एल्डोल बनेगा, फिर एल्डोल का क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए शॉर्टकट कैसे करते हैं इसको हम, यहाँ पे है हमारे पास एक मॉलिक्यूल, अल्फा कार्बन से 2H को निकालिए और दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन निकाल दीजिए, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट निकाल दीजिए, डायरेक्ट मेथड है ना। तो यहाँ से बहुत आसानी से क्या बन जाएगा आपका, डाइल्यूट बेसिक मीडियम होता है, डाइल्यूट OH माइनस, और हीटिंग भी दिया गया है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका जो कंपाउंड बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन, ये बनेगा। क्या करना होता है, पहले वाले मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन से 2H मतलब एक मॉलिक्यूल का इनुलेट बनेगा और यही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। तो फाइनली क्या होता है कि एक अल्फा कार्बन से 2H को निकालिए, यहाँ से ऑक्सीजन को निकालिए, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो यहाँ से आपका ये वाला कंपाउंड बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो 83 में एल्डोल कराने के बाद जो कंपाउंड बना वो क्या है, बी, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर विथ HI, है ना। टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर यही है ना। इसका रिएक्शन कराया गया HI के साथ, तो पूछा है कि मेजर कंपाउंड क्या बनेगा, है ना, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन, है ना। इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर ये H+ आएगा, तो क्या यहाँ से बन गया, देखिए यहाँ से बन गया भाई ऑक्सोनियम आयन, ये बन गया H+ और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया ना। जैसे यहाँ से अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूँ, तुरंत इस बॉन्ड को ब्रेक करने से बनने वाला कार्बोकेटाइन कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री। तो तुरंत यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बन गया आपके पास कार्बोकेटाइन और साइड में क्या बन गया, मिथेनॉल। साइड में क्या बन गया, एक कार्बन का OH का मतलब मिथेनॉल। अब इसके ऊपर I- अटैक करेगा तो टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस मिथेनॉल। ओके, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी सही है, मिथेनॉल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, और यहाँ से टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो गया, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI, ठीक है। तो 84 का ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, है ना। तो हाइड्रोलिसिस के लिए रिएक्टिविटी पूछा है। तो कार्बोनिल कंपाउंड से अगर कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बेसिकली क्या चेक करना है हमको, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। तो जो पहला कंपाउंड दिया गया यहाँ पे मेरे पास वो बेंजीन, यहाँ पे COCl, है ना, बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, NO2 लगाया है, और NO2 कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे लगाया गया है CH3, है ना, यहाँ भी क्या है COCl, और जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे क्या है CHO -M इफेक्ट लगाएगा ये भी, और यहाँ पे COCl, ठीक है। अब जिस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब उसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सेकंड है, NO2 का यहाँ से कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ से इसका -M इफेक्ट और -I इफेक्ट लगेगा, -M और -I इफेक्ट। यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है। ये +H और +I लगाएगा, क्या लगाएगा, +H और +I। ये भी CHO यहाँ से क्या बन गया, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना। इसका भी क्या लगेगा, -M और -I। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो उसके केस में कार्बोनिल कार्बन की
कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो और NO2 में और CHO में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होता है, NO2। इसका मतलब सेकंड का रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोलिसिस सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज सेकंड के केस में जो कार्बोनिल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। सेकंड के बाद आपका क्या बन गया, फोर्थ, ठीक है ना, सेकंड के बाद फोर्थ। बाकी आपका जो फर्स्ट है वो न्यूट्रल है, केवल बेंजीन है। बाकी जो ऑप्शन सी है, इसमें सी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करेगा, तो इसका रिएक्टिविटी भी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम कौन सा होगा, सबसे कम थर्ड होगा। तो सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, ठीक है। ये आपका ऑर्डर बन जाएगा, सेकेंड फोर्थ, है ना, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट देन थर्ड। देख लीजिए ऑप्शन, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, है ना। डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। 85 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86 क्या पूछा है, इन ए सेट ऑफ रिएक्शन मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड गिव्स ए प्रोडक्ट डी, आइडेंटिफाई डी, है ना। डी बताना है कि यहाँ से क्या होगा। तो बेंजोइक एसिड का रिएक्शन है SOCl2 के साथ। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं, मेटा कार्बन पे Br लगा है और यहाँ पे दिया गया है COH, है ना। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन SOCl2 PCl3 PCl5 के साथ कराऊंगा तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से आपका बन जाएगा COCl, ठीक है, यहाँ पे आपका Br। अगर फर्दर मैं इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये अमोनिया क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करके Cl को बाहर निकालेगा, तो अमाइड का फॉर्मेशन होगा CONH2, ये अमाइड बन गया। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अमाइड के बाद अगर मैं इसका रिएक्शन किसके साथ कराऊं, बेस NaOH दिया है और क्या दिया है, Br2, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। उसके केस में क्या होता है, ये CO यहाँ से निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ये बन गया बेंजीन के ऊपर NH2, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और ये बन गया आपका Br। तो कंपाउंड डी ये बन गया। तो कंपाउंड डी देखिए ऑप्शन कौन सा होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, 86 का ऑप्शन सी, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 87 फाइंड करना है कि यहाँ पे डी क्या बना, डी के बाद ई क्या बना, है ना। तो हमको बताना है कि ई क्या बन रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, NaNO2 + HCl, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन, है ना। एनिलीन का अगर हम रिएक्शन कराएंगे, यहाँ के इसके पैरा पोजीशन पे मिथाइल है, ये आपका NH2, है ना। अगर मैं इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड या फिर Na2 + HCl के साथ कराऊंगा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से सबसे पहले बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यहाँ के इसके पैरा कार्बन पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका CH3, ठीक है। अब मैं इसका रिएक्शन CuCN के साथ कराऊंगा तो आपको पता होगा साइनाइड -N2Cl को यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो यहाँ से आपके इसके कार्बन पे क्या लग जाएगा, साइनाइड, और इसके पैरा पोजीशन पे क्या होगा, CH3। तो ये क्या बन गया, E बन गया, है ना, E, और यहाँ से N2 गैस, यहाँ से N2 गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो देखिए भाई इसमें आपका ऑप्शन सी बन रहा है ना, पैरा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल और साइनाइड है यहाँ से। तो 87 का ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या पूछ रहा है, जेल्डोल मेथड में यहाँ पे नाइट्रोजन कौन से कंपाउंड में चेंज होता है ना। सो जेल्डोल मेथड में क्या होता है, देखिए जो मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर मैं इसका रिएक्शन H2SO4 के साथ कराता हूँ तो यहाँ से अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, किसका, NH4 का ट्वाइस SO4, और प्लस यहाँ से क्या बनता है, CO2+। तो नाइट्रोजन किस में चेंज होगा, अमोनियम सल्फेट में चेंज होता है। आसान क्वेश्चन था, तो 88 का ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम सल्फेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मिथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल एंड इथाइल एल्कोहल फॉर एस्टरिफिकेशन, है ना। तो एस्टरिफिकेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ, किसके साथ, ये स्टार लगा लेते हैं। तो इसके केस में एस्टर बनता है, ठीक है, ये OH निकलेगा और यहाँ से H, तो ये आपका बेसिकली बाहर निकल गया। तो एस्टरिफिकेशन में ये आपका बन गया, ये एस्टरिफिकेशन में बनता है एस्टर, ठीक है। तो पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, तो पहला जो मेरे पास ऑप्शन है वो है मेरे पास क्या, मिथाइल एल्कोहल, है ना। जो सेकंड ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। जो मेरे पास थर्ड ऑप्शन है वो टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, ठीक है, ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास इथाइल एल्कोहल।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखिए यहाँ पे सबसे कम क्राउडिंग है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इसके केस में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ना यहाँ पे, तो इसके केस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, सॉरी रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सबसे कम रिएक्टिविटी किसके केस में होगा, टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में, बिकॉज यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल का क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होगा, है ना, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से भाई, यहाँ से आपका क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा मिथाइल अल्कोहल सबसे फास्ट, तो फर्स्ट के बाद फोर्थ इथाइल अल्कोहल, उसके बाद आइसोप्रोपाइल सेकेंड, और तीसरा सबसे लास्ट में टर्शियरी ब्यूटाइल। तो फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड, है ना, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 90, ये साफ साफ देखने से लग रहा है कि फिनॉल का रीमर-टीमर रिएक्शन है ना। फिनॉल का रिएक्शन कराया गया है क्लोरोफॉर्म के साथ और बेसिक मीडियम में, है ना, बाद में H+ का सोर्स यूज़ किया गया। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है भाई, ये आपका रीमर-टीमर रिएक्शन है, सब जानते हैं ना, फेमस रिएक्शन है अल्कोहल का। तो 90 का ऑप्शन नंबर सी रीमर-टीमर रिएक्शन, जहाँ से क्या बनता है भाई, जहाँ से फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनता है, पता है ना, फिनॉल से क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड, रीमर-टीमर रिएक्शन। ठीक है, तो 90 का सी। 91 में क्या करना है, वाई पॉलीसेकेराइड्स आर कॉल्ड नॉन शुगर। नॉन शुगर क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, है ना। तो 91 का ऑप्शन नंबर बी, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन शुगर। ओके, 91 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 92 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 0.4 मोल्स ऑफ HCl एंड 0.2 मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड वेयर डिजॉल्व्ड इन वाटर टू हैव 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, द मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस आयन इज। ठीक है, तो अगर हम लोग HCl की बात करें तो HCl जो है, HCl में इसका 0.4 मोल है, तो H+ प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये भी 0.4 होगा और ये भी 0.4 होगा। ठीक है, अच्छा CaCl2 की बात करें तो 1 मोल CaCl2 में अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो 1 मोल Ca+2 होगा और 2 मोल Cl- होगा। तो हमारे पास कितना है, 0.2 मोल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.2 मोल इसका भी हो जाएगा और यहाँ पे 2 × 0.2 मोल हो जाएगा, यानी कि टोटल Cl- का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो एंड टोटल Cl- का मोल्स कितना हो जाएगा, 0.4 प्लस 0.4, इसको हम लोग 0.4 लिखें। ठीक है, 0.8 मोल हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम टोटल कितना हो जाएगा, 500 ml। ठीक है, तो यहाँ पे Cl- कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा भैया, 0.8 अपॉन 500 को हम लोग लीटर में चेंज करेंगे तो 500 डिवाइडेड बाई 1000, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आंसर हमारा 1.6 m। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहली बात तो हम लोग ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है सिस प्लेटिन है वो, है ना। पहली बात की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला तो GI शो करेगा ही नहीं, सॉरी OI शो करेगा ही नहीं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा अनलेस कि वो चारों के चारों जो लिगेंड है वो डिफरेंट हो। ठीक है, सभी के सभी अगर डिफरेंट हो गए तो वो शो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ए ऑप्शन को हटा दीजिए, बी ऑप्शन को भी हटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के हैं तो इनकी तरफ देखना भी नहीं है। अच्छा, आप बोलोगे सर क्यों नहीं देखना है, क्योंकि पहली बात तो ये आपका टेट्राहेड्रल होंगे नहीं, और टेट्राहेड्रल होंगे भी तो इसमें दो सेम हो जाएंगे, तभी हटा दीजिए। ठीक है, दूसरी बात कि अगर ये स्क्वायर प्लेनर होते हैं, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर होते हैं तो इसमें क्या करिएगा, आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। कैसे भैया, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे ये मान लीजिए ये प्लेन है तो इसको बीच से इस तरीके से कट गई, ये इसको स्लाइस कट मिल जाएगा। ये हमारा स्लाइस कट, जैसे ये है तो इसको ऐसे करिएगा तो ये स्लाइस कट मिल जाएगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होगा वो प्रेजेंट होगा, इस वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी तो हटा दीजिए, सी ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार को। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मिलेगा हमको, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में COEN ट्वाइस Cl2, ठीक है, और COEN ट्वाइस Cl2 दोनों सेम ही है, तो इसमें सिस ट्रांस हम लोगों को देखना है। अच्छा, बस हमको एक बात ध्यान रखना है कि सिस वाले में पाया जाता है, ट्रांस वाले में नहीं पाया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा नहीं हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा,
क्यों हो जाएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। जैसे एक बार जैसे मान लेते हैं अगर ये इसका बनाते हैं हम लोग, ट्रांस का बनाते हैं, तो जैसे ईएन है यहाँ पे, ठीक है, ईएन है इस तरीके से, ऐसे ईएन बन गया, ठीक है, ऐसे ईएन बन गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 Cl लगा दीजिए, ये हो गया हमारा सिस ट्रांस। तो इसको अगर हम लोग एक प्लेन ऑफ सिमेट्री में कट करेंगे तो यहाँ पर इसका हमको एक, ठीक है, यहाँ पे हमको एक क्या मिल जाएगा, एक दूसरे का मिरर इमेज मिल जाएगा, यानी कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। तो ये POS प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये नहीं हो जाएगा। और डी वाले में बनाइएगा तो डी वाले में आपको सिस वाले में नहीं मिलेगा, तो सिस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द डिक्रीज इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंथैल्पी फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम इज मच लार्जर देन एल्यूमिनियम टू गैलियम। ये क्या बात है, जैसे ऐसा बोला जा रहा है ना, मतलब स्टेटमेंट समझिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम। अब ये बोला जा रहा है कि जैसे इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, सपोज इसमें IE1 है, ठीक है, और इसमें जो है वो IE2 है, ठीक है। अब कह रहा है कि IE1 जो है, IE1 कह रहा है कि बहुत ज़्यादा है, मतलब IE1 का चेंज, ठीक है, और यहाँ पर I1 का मतलब I2 का चेंज, I2 मतलब इसको आप I1 I2 लिखने से ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको आप डेल्टा E1 लिख लीजिए, इसको आप डेल्टा E2 लिख लीजिए, ठीक है, जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी का चेंज है बोरॉन से एल्यूमिनियम में, नीचे आने पर डिक्रीज होता है। तो ऐसा है कि कह रहा है कि डेल्टा E1 जो है बहुत ज़्यादा है डेल्टा E2 से। इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न ये होगा कि बोरॉन से एल्यूमिनियम में तो घटता है, लेकिन गैलियम का शील्डिंग, गैलियम में डी ऑर्बिटल फुलफिल होने की वजह से, ठीक है, इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाता है, वो आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा गैलियम का, तो जेफ ऑफ गैलियम ज़्यादा हो जाएगा जेफ ऑफ एल्यूमिनियम से, ठीक है। जब ये ज़्यादा होगा तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, डिक्रीज क्या इनफैक्ट इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो इसमें डिक्रीज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। अब डी ऑर्बिटल ऑफ गैलियम आर कम्प्लीटली फिल्ड, हाँ सही है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि यही रीज़न भी है, इसी रीज़न की वजह से ऐसा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो कह रहा है स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोला है, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2, नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। देखिए ऐसा है कि जब भी हम लोग हाइपोल लगाते हैं तो अस एसिड में से, यानी कि H3PO3 में से अगर एक ऑक्सीजन निकाल देते हैं तो H3PO2 बन जाता है। तो ये नाम होता है फॉस्फोरस एसिड, या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ए का तो 5 मैच कर रहा है भाई। अच्छा ऑप्शन देख सकते हैं कि ए का 5, ऑप्शन बी और सी दोनों है। अच्छा तो 50-50 हो गया। चलिए आगे भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। देखिए H3PO4 जो है वही हमारा फॉस्फोरिक एसिड भी हो गया और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी हो गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मतलब ऑर्थो हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद ये HPO3 बनता है, यानी कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये भी हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो ऑर्थो इसलिए लगाते हैं, ठीक है। तो बी का जो है बी का क्या हो जाएगा, +4, यानी कि बी का 2 हो जाएगा। अब शायद आपका मिल जाना चाहिए, आई एम सॉरी, बी का जो होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका मिल जाएगा बी का 1 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, अब बाकी का आप देखना चाहो तो देख सकते हो। सी का मतलब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का इसमें से एक ऑक्सीजन मत निकालिएगा हाइपो बनाने के लिए, इसका पहले आप
दो मॉलिक्यूल जोड़ करके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाइए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका H4P2O7, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से अब एक ऑक्सीजन निकालेंगे हम लोग, तो बन जाएगा H4P2O6, ठीक है। H4P2O6 अब इसका नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। डायरेक्ट हाइपो अगर हम लोग यहाँ से सोचेंगे कि यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल देंगे तब तो ये वाला बन जाएगा, तब तो उसका नाम ही तब तो उसका कैटेगरी ही चेंज हो जाएगा, यानी कि वो हाइपो ये यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे तो ये फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। डायरेक्ट नहीं बना सकते तो पहले हम लोग पायरो बनाएंगे, पायरो में से एक ऑक्सीजन निकालेंगे तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +5 ही होगा। +5 होगा तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका निकाल दीजिए। प्लस यहाँ पे -12 +4 +8, यहाँ पे +4 हो जाएगा। तो C का आपका 2 हो जाएगा, C2 हो जाएगा। C2 हो रहा है तो ऑप्शन C में ही मैच कर रहा है। और D का 3 हो जाएगा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C। देखिए, द लुईस एसिड कैरेक्टर ऑफ बोरोन ट्राई हैलाइड्स फॉलोज द ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोल रहा है कि लुईस एसिड कैरेक्टर बोरोन ट्राई हैलाइड्स। ऐसी बात है ना कि बोरोन ट्राई हैलाइड्स में BX3 में पहली बात तो आप ये देखिए कि BF3, ठीक है, BCl3 और BBr3, ठीक है, और BI3, ठीक है। पहली बात कि आप सब में वैकेंट ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब वैकेंट ऑर्बिटल में जो फ्लोरीन होता है वो बैक बॉन्डिंग बनाता है इसके साथ, ठीक है। क्लोरीन भी बैक बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। ब्रोमीन भी बैक बॉन्डिंग बनाता है और आयोडीन भी बैक बॉन्डिंग बनाता है। तो जब बैक बॉन्डिंग बना देता है तो इसके बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है। तो होता क्या है यहाँ पे 2p पाई बॉन्डिंग का बनता है, क्योंकि इसका 2p है और फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो ये भी 2p बैक बॉन्डिंग बनेगा। इसका 3p है, इसका 2p है तो यहाँ पे 3p 2p बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका 4p है, इसका 2p है तो 4p 2p, इसका 5p है, ठीक है, इसका 2p है। तो ऐसा होता है ना कि ये जब बनाएगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये बनाएगा तो वीक बनाएगा, ये थोड़ा और वीक बनाएगा, ये सबसे ज़्यादा वीक बनाएगा। इनका बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि पास में तुरंत इलेक्ट्रॉन दे दो, ले लो भाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बोलेगा हाँ ठीक है थोड़ा सा दे देंगे, ये बोलेगा हाँ थोड़ा सा इधर से देख लो, ठीक है, फेंक देगा उसको इलेक्ट्रॉन उठा करके। ये कहेगा हाँ ना, इलेक्ट्रॉन दिखाएगा मेरे पास लोन पेयर है, चाहिए क्या, तो वो बोलेगा कि कहाँ से दे पाओगे। तो जब ये इसके बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ से पाई बॉन्ड नहीं आसानी से बना पाएगा Bi3, ठीक है, जब आसानी से नहीं बना पाएगा तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो खाली का खाली ही रह जाएगा। तो ये जब खाली रह जाएगा तो इसको दूसरे से एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होगी। तो दूसरे से एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो लुईस एसिड कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो लुईस, हम लोग ये कह सकते हैं कि लुईस एसिड कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। BB स्ट्रेंथ, BB मतलब बैक बॉन्डिंग, ठीक है, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा Bi3, फिर उसके बाद BBr3, फिर उसके बाद BCl3, फिर उसके बाद BF3, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन हमारा D है, ठीक है, D ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है। 97 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखियो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है भैया क्लोरीन का होता है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा एक ही ऑप्शन है, क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसा हमारा हो जाएगा D। पूरे पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा वो किसका होता है, मैग्नीट्यूड वाइज क्लोरीन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। 98 क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन आ गया। 37 एटॉमिक नंबर, ठीक है। 37 देखो ऐसा है कि या तो आपको याद है तो आप वहाँ से कर लीजिए, ठीक है, या तो आप इसको पूरा इसको सॉल्व कर लीजिए। 37 एक्चुअली सीजियम का होता है, सॉरी इसका रुबिडियम का होगा, रुबिडियम 37। तो ये हमारा एस ब्लॉक में आ जाएगा ऑब्वियसली। तो इसको हम लोग लास्ट में अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्रिप्टन और 5s1,
ठीक है, एस ब्लॉक में एंटर कर रहा है तो ये हो जाएगा एस ब्लॉक, ठीक है, एस सब शेल में एंटर कर रहा है। उसके बाद 78, ठीक है, 78 जो होता है वो प्लेटिनम का होता है ऑब्वियसली। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा जेनॉन, ठीक है। उसके बाद 6s2 4f14, ठीक है। उसके बाद 5d, एक्चुअली ये एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पे 6s1 4f14 5d 9, हमको डी में इंटर कर रहा है, बस हमको इसी से मतलब था, वो डी ब्लॉक का हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ग्रुप में एंटर कर रहा है वो हमको नहीं बताना है, कितना इलेक्ट्रॉन है हमको ये नहीं बताना है, ठीक है, तो ये डी ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद 52 जो है 52 किसका होता है वो आप याद रख लो, ठीक है, या फिर नहीं याद है तो आप इसको ऐसे कर दो, क्रिप्टन, ठीक है, 5s2, ठीक है, ये हो जाएगा 36 और 36 + 2 38, उसके बाद 4d10 ये हो जाएगा 48, ठीक है। अभी हमारा 4 बचा, उसके बाद 5p4 हो जाएगा, यानी कि ये p ब्लॉक में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, p सब शेल में एंटर कर रहा है तो p ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 65 जो होगा वो हमारा इसका कर लीजिए तो जेनॉन, ठीक है, 54। उसके बाद 6s2, ठीक है, 54 के बाद 56 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4f में कितना हम लोग जोड़ देंगे, 4f में कितना जोड़ देंगे, 4f में हम लोग जोड़ देंगे 6s में यहाँ पर 56, 4f में 4 और 5 9, 4f 9, तो 4f 9 हो जाएगा, यानी कि f सब शेल में एंटर कर रहा है, यानी कि f ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। तो पहला वाला a जो है, a का मैचिंग किससे के साथ हो रहा है, a का मैचिंग हो रहा है 4 के साथ, a 4 के साथ, c और d दोनों में है। b जो है, b किससे मैचिंग कर रहा है, p ब्लॉक यानी कि फर्स्ट, b आई एम रियली सॉरी, b जो है वो आपका डी ब्लॉक का यानी कि B2 हो रहा है, तो B2 हो रहा है यानी कि C और D में हमारा D ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। तो ज्योमेट्री ऑफ NiCO4 एंड अगला कॉम्प्लेक्स है, पहले NiCO4 देख लेते हैं। Ni 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये हो जाएगा हमारा आर्गन, ठीक है, 3d8 4s2, ठीक है, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हम लोग, तो अब नहीं निकाल सकते हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, हाइब्रिड कैसे बनेगा, तो 3d8 में अगर आप इसमें भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2, ठीक है, और यहाँ पे p, यहाँ पे 4s, यहाँ पे 4p, ठीक है, यहाँ 3d, तो 4 ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मजबूरी में आना पड़ेगा, तब जा कर के ये खाली होगा, और ये तो पहले से खाली है, तो ये दोनों मिल करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, यानी कि टेट्राहेड्रल। तो पहला तो टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है, तो बी और सी ऑप्शन हो सकता है। फिर NiPPH3 ट्वाइस Cl2, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा बच्चों को, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो यहाँ पर 3d8 4s0 होगा, ये तो पक्की बात हो गई। अब बात ऐसी है कि बात क्या करें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मान लेते हैं ट्राईफिनाइल फॉस्फीन की बात माने हम लोग, तो ये बोलेगा कि पेयर कर लो और ये बोलेगा कि पेयर मत करो, ठीक है, ये क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, WFL है और ये SFL है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात मानेंगे तो ये पेयर कराएगा, तो एक बात बताइए, यहाँ पे DsP2 बन जाएगा और यहाँ पे sp3, मतलब अगर इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल पेयर ना करके, मतलब इसकी बात हम लोग मान लेते हैं, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इसको हम लोग DsP2 नहीं लिख करके क्या लिखते हैं, sp3 लिखते हैं, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ऑल्दो कि PPH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन हम लोगों को प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भैया 100, विच ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन इट्स केमिकल फार्मूला। फिर से वही वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। पायरोफॉस्फोरस एसिड, इसका मतलब क्या है, देखो H3PO3 का 2 मॉलिक्यूल ले करके एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए,
तो ये हो जाएगा हमारा H4P2O6 में से एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो H4P2O5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फॉस्फोरस एसिड, ये हो जाएगा हमारा पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी क्या बोल रहा है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड अगर आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 में से एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए तो H4P2O6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले ही हम लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चन डिस्कस किया था। फॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। यही ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। डी ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। यही हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड है H4P2O7, ठीक है। कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो आप देख लीजिए किसमें मैक्सिमम है, इसमें ही हमको दिख रहा है 7 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पेपर का डिस्कशन समाप्त हुआ, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छा किए होंगे, ठीक है। और जो है असली जो है आपका टेस्टिंग जो है वो फुल टेस्ट में ही देखा जाता है, क्योंकि इसी में आपके सारे के सारे चैप्टर का टेस्ट होता है। लेकिन अगर आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्वेश्चंस को करोगे तो थोड़ा सा गलती हो जाएगा। क्वेश्चंस को देख करके करोगे तो हो सकता है आपके सही हो जाएंगे। कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को आप राउंड ऑफ में करिए और बाकी जितने भी आपको थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन है उसको आप एनसीईआरटी से पढ़ करके करिए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग पैनिक ना हो करके क्वेश्चंस का जवाब दिए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ हो। थैंक यू।